मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही शानदार आयाम पर, जिसका नाम है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। संसद के एक महत्वपूर्ण अंग में, जी हाँ दोस्तों, जिस जनता को समर्पित यह सदन पूरे भारत में, जी हाँ दोस्तों, हमेशा चर्चा का विषय रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे लोकसभा के बारे में, इसकी स्थापना के लेकर के नहीं, जी हाँ, इसकी पहली बैठक को लेकर के, साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ वह कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसकी कहानी, पूरा एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देर किस बात कर की देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, पहले शुरुआत तो करें। लोकसभा हेडिंग क्या होगी दोस्तों? लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। जी हाँ, जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। इसको भावनाओं का सदन भी कहा जाता है, भावनाओं का, ठीक है, भावनाओं का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जी हाँ दोस्तों, जी हाउस ऑफ द पीपल जो है, जनता का सदन है, इसी का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं अनेकों नाम इसके निकल करके आते हैं, ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोअर हाउस, निम्न सदन भी हमने ऊपर लिख ही दिया है, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में निम्न सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। एक तरह से ये तो पूरा प्रथम बातें हुई जनता को, मतलब सदन को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, जो लोकसभा है, ठीक है, जो क्या है, हमारी ही लोकसभा है। तो लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा। लोकसभा, जी हाँ दोस्तों, जो हमारी संसद होती है, ठीक है, हमारी जो है संसद होती है, तो संसद के 3 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 3 सदन होते हैं। एक कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा होती है, ठीक है, एक राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, और आप कहानी, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि लोकसभा संसद का ही एक क्या है, अंग है। लोकसभा क्या है? एक संसद का ही अंग है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं शानदार बातें क्या करते हैं। जो हमारी लोकसभा है, इसकी संरचना क्या है, इस पर भी तो बातें करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो संरचना का देखें तो लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है, ठीक है, अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है, वह वर्तमान में कितनी है? 550 है। कितना है? 550 है, जिसमें से आपको पता होना चाहिए पहले जो है दोस्तों क्या होता था नी, जी हाँ, 530 सदस्य किससे आते थे दोस्तों? आपके नी जो भैया आते थे, वह याद रखने वाली बात है, राज्यों से आते थे, निर्वाचित होकर के नहीं, ठीक है। और 20 जो आएंगे वह केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। अब देखिए दोस्तों, यह तो पुराना स्ट्रक्चर है। इसी में अगर 2 और मिला देते थे तो जो मनोनीत हैं 2 आते थे दोस्तों। पहले की ये बात है, कब के? पहले की बात है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, ये 2020 से पहले की कहानी है, 2020 से पहले की कहानी है। लेकिन 2020 में क्या हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये 2020 की कहानी है। इसके बाद क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन, संविधान
संशोधन होता है और यह 2019 में होता है और 2019 में जब क्या होता है दोस्तों, यह जनवरी 2020 से लागू होता है, जनवरी 2020 से लागू होता है। तो अब क्या है दोस्तों, जो अर्थात 552 थी उसमें से अब 550 बचेंगे और 550 में से अब क्या होगा दोस्तों, 524 जो होंगे, ठीक है ना, वह कहाँ से आएंगे, अर्थात ये बातें याद रखिएगा, राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे और साथ ही साथ 26, जी हाँ दोस्तों, सदस्य कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आएंगे। कितना, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आएंगे। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे निर्वाचित होकर। तो ये तो 550 का स्ट्रक्चर है, लेकिन वर्तमान में अब 543 सदस्य ही रह गए हैं। तो 543 सदस्य जो आएंगे दोस्तों, उसमें से 524 सदस्य तो राज्यों से आएंगे। कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएंगे, ये बातें याद रखिएगा। और 19 सदस्य, ठीक है, 19 सदस्य कहाँ से आएंगे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। दोस्तों यहाँ पर 26 क्यों हो गए, 30 रहे, 6 क्यों चले गए, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में, जी हाँ दोस्तों, कितनी, 6 लोकसभा सीटें थी। तो जब केंद्र शासित प्रदेश में बदलेगा तो नो डाउट्स उसी में न जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, जानने की बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ 19 सदस्य आएंगे, इनमें से 7 सदस्य तो दिल्ली से आएंगे। कहाँ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। फिर उसके बाद आपके 5 सदस्य, ठीक है, 5 सदस्य कहाँ से आएंगे, जम्मू कश्मीर से आएंगे। ठीक है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से आएंगे। एक सदस्य जो आएगा वह कहाँ से आएगा, लद्दाख से आएगा। एक सदस्य कहाँ से आएगा, लद्दाख से आएगा नहीं। फिर उसके बाद याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, जी हाँ, 7, 5, 12, 1, 13 और 6 सदस्य जो आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से पता होना चाहिए दोस्तों, एक पुदुचेरी से आएगा, एक पुदुचेरी से आएगा, एक अंडमान से आएगा, अंडमान से आएगा, याद रखिएगा नहीं। फिर उसके बाद 2 दादर व नगर हवेली से, दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव, एवं दमन दीव से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ से आएंगे दोस्तों, एक चंडीगढ़ से आएगा। ठीक है, एक चंडीगढ़ से आएगा, चंडीगढ़ से आएगा और एक लक्षद्वीप से आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कुल 6 सदस्य यहाँ से आएंगे। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, 7, 5, 12, 1, 13 ये हो गए और 6 ये, ठीक है, 6 ये 19 सदस्य आपके हो गए। अभी जो 7 सदस्य यहाँ पर बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे आप 26 है, यहाँ पर 19 ही दिखाई दे रहा है। तो ये 7 सदस्य जो पीओके वाला क्षेत्र है उसके लिए रखे गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वह जब आएंगे पीओके का क्षेत्र जब अपना होगा तो उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आप समझ गए, इसको अच्छे से बना लीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो फिर बता दीजिएगा, एक बार और समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमारे यहाँ क्या थे, 552 सीटें थी, जी हाँ दोस्तों, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में होता है, 2020 से लागू होता है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, ये किससे संबंधित था, तो जो आंग्ल भारतीय थे 2 मनोनीत किए जाते तो उनको हटा दिया गया। जब हटा दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 550 हुए। 550 में अब क्या होता है, 2019 में ये कहानी और होती है, जो जम्मू कश्मीर राज्य होता है वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल जाता है। तो इसलिए जो पहले राज्यों के लिए 530 सीटें थी, अब वह 506 निकल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए 6 थी, अब यहाँ कहोगे सर जम्मू कश्मीर में तो 5 ही आप रखा, अरे लद्दाख भी तो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, तो ये 6 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 524 राज्यों से
निर्वाचित होकर आएंगे। और जो पहले 19 सदस्य आते, मतलब 20 आते थे केंद्र शासित प्रदेश से, वह अब कितने हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ करके 26 हो जाएंगे। नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आपने समझा। अब देखिए दोस्तों 543 ये वर्तमान का हो गया, ठीक है। वर्तमान में कितने ही आएंगे ना, 543। पहले 545 आ रहे थे, 2 खत्म हो गए आंग्ल भारतीय मनोनीत वाले, तो 543 में 524 ये हो गए। 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में निर्वाचित होकर आते हैं, जिनमें से 7 दिल्ली से आएंगे, 5 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख, बाकी एक सबके लिए रखी गई थी। लेकिन यहाँ 2 इसलिए दिख रहा होगा कि भैया एक घटना और 2020 में हुई थी, दमन व दीव को किसके साथ मिला दिया गया है, दादर व नगर हवेली के साथ है। तो इस तरह की बातें थी, इनको पूरा नोट कर लीजिए, समझदारी की बातें हैं, यहाँ से जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। संरचना आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे लोकसभा के गठन की। लोकसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। ये बातें आपको समझना चाहिए। प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। अब देखिए दोस्तों, जो लोकसभा का गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को होता है। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को होती है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये प्रश्न भी आता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव, लोकसभा का पहला आम चुनाव देश जब स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र बनने के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ, ठीक है। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ, ठीक है ना दोस्तों। पहला आम चुनाव कब हुआ, तो दोस्तों आपको पता हो चुका होगा कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ। कुल कितनी सीटों पर हुआ, तो 489 सीटों पर हुआ, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, 489 सीटों पर हुआ। और 489 सीटों में 364 सीट, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता, ठीक है। किसने, कांग्रेस ने जीता। और इसमें से दूसरी लार्जेस्ट पार्टी थी, 16 सीट जी कर सीपीआई सेकंड नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो है दोस्तों दूसरे नंबर पर स्थान जाहिर की। ये प्रश्न आ चुका है, बहुत बड़े लेवल पर आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 364 सीट जीतकर कांग्रेस प्रथम स्थान बनी। और जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं दोस्तों, याद रखिएगा नहीं, ये जनता द्वारा आते हैं चुन करके, नहीं भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, तो ये देश के प्रथम, जी हाँ, प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों लोकसभा को लेकर के यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं, तो इनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। बहुत शानदार बातें थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये संरचना सभी बनाते चलिएगा, ताकि जब आप पढ़ाई करें ना तो अच्छे से याद रहे आप कहानी, ठीक है, याद रखिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए अब देखते हैं। जी हाँ दोस्तों,
आगे की कहानी जब हो जाता है तो इसको भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आइए दोस्तों अगला देखते हैं आगे की कहानी। प्रथम आम चुनाव के बाद गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कौन बनता है? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष बनते। अच्छा, इससे पहले भी जो संविधान सभा थी, जी हाँ दोस्तों, वो संविधान सभा जब दो रूप में काम कर रही थी, हमने आपको बताया था अगर याद हो तो संविधान सभा दो रूप में काम कर रही थी। एक संविधान के निर्माण के लिए काम कर रही थी, क्या? संविधान के निर्माण के लिए कार्य कर रही थी, और दूसरा क्या है दोस्तों? संसद के रूप में काम कर रहे थे। तो जब संविधान के निर्माण के लिए क्या होती थी, जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। और जब यह संसद के रूप में काम करती थी तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी बातें आपको जानना चाहिए था दोस्तों, क्या अर्थात है इसकी अध्यक्षता, जी हाँ दोस्तों, जीवी मावलंकर ही करते थे। गणेश वासुदेव मावलंकर ही इसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव होता है, गणेश वासुदेव मावलंकर चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद इसके लोकसभा अध्यक्ष भी बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर के 1956 के बीच में होता है। ठीक है, आप कहोगे सर 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल होना चाहिए। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इनके पद पर रहते ही मृत्यु हो गई है। इनकी पद पर रहते हुए, ठीक है, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं तो 1956 में याद रखने वाली बात है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेकर के आती है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन लेकर आके आती है? विपक्ष लाती है। जबकि विश्वास प्रस्ताव कौन लाती है? सरकार लाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आधे से अधिक सदस्य जब क्या होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के खिलाफ, एक भी मंत्री के खिलाफ साधारण बहुमत 50% प्लस से अगर प्राप्त करवा ले जाता है विपक्ष, तो सरकार जो होती है
वह गिर जाती है, अर्थात सभी मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो सारी मंत्री परिषद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए था, जानना चाहिए था। और अनुच्छेद 75 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। कहाँ पर? अनुच्छेद 75 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। यह बातें आप जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी आपको जानना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जीवी मावलंकर और बाल योगी, ठीक है ना दोस्तों, कौन? बाल योगी ऐसे ही 2 लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई है। ठीक है ना दोस्तों, ये जानना चाहिए। तो जीएमसी बाल योगी का कार्यकाल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 बार रहा है। ये 1999 से 2000 बीच जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब बने थे। ठीक है, तो कौन कौन दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर और गणेश वासुदेव मावलंकर और जीएम बाल योगी अभी तक के 2 मात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर और जीएम बाल योगी। जीएम बाल योगी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे, लेकिन जब यह 1999 से 2002 के बीच में बने थे तभी इनका क्या हुआ था दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नहीं, अगला लोकसभा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। कौन है दोस्तों? ओम बिरला हैं। ठीक है, कब से? 3 जून 2019 से। ठीक है, इनसे पहले याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन का नाम अगर याद हो तो दोस्तों आप बिल्कुल याद रखिएगा। नहीं, ठीक है, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत शानदार है। ठीक है, तो इनसे पहले सुमित्रा महाजन देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जी हाँ दोस्तों, कब से? 18 मई 2014 से 3 जून 2019 तक। और इससे पहले कौन थी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इनसे पहले प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला
लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ये महिला है यहाँ, मीरा कुमार थी। कब से कब तक थी दोस्तों मीरा कुमार? तो 1 जून 2000, जी हाँ दोस्तों, 9 से लेकर के 18 मई, जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2009 से लेकर 18 मई 2014 तक, 18 मई 2014 तक थी। ये बातें आपको समझना चाहिए था। तो वर्तमान में ये कहानी थी थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्षों के बारे में, ताकि आपको पता हो जाए, नहीं फिर बाद में दिक्कत ना हो ना दोस्तों। याद रखिए कहानी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको विशेष कर ध्यान दीजिए कहानी। ठीक है दोस्तों, ये जानना चाहिए। अच्छा, दूसरे याद रखिए कहानी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके बाद कौन बने थे। तो दोस्तों इसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे, वह अनंत सैनम आयंगर जी बने थे। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। अनंत सैनम, जी हाँ दोस्तों, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष ये जब क्या हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जब जीबी मावलंकर का मृत्यु हो गया था, तब भी ये पदभार संभाले थे, क्योंकि वह उस समय उपाध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए अनंत सैनम आयंगर हैं। ठीक ठीक, आयंगर थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यह प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। कौन? ये जब जीबी मावलंकर की मृत्यु हुई तो पद भी संभाले, किसका दोस्तों? उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए। फिर दोस्तों यह दूसरे है अध्यक्ष भी बनते हैं लोकसभा के, और यह प्रथम लोकसभा के, जी हाँ दोस्तों, जो उपाध्यक्ष भी थे। कौन? अर्थात अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, अनंत सैनम आयंगर। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं, तो आप इनको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्लीज़ इसको अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं लोकसभा से संबंधित। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं दोस्तों, जैसे, ठीक है ना दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था, जो 1989 से लागू होता है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, इसीलिए 1989 आपको लिखा रहता होगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 किसके समय में आया था दोस्तों? तो राजीव गांधी जी के समय में आया था। किसके समय में आया था? राजीव गांधी जी के समय आया था। और इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ से बातें समझिए। ठीक है, राजीव गांधी के समय में आया था, ये बात तो ठीक है। इसमें हुआ ये कि जो मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई। मतदाता देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन मतदाता की आयु एक संवैधानिक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद
326 में, कहाँ पर है, अनुच्छेद 326 में है। देखिए मतदान देना एक मौलिक अधिकार नहीं है, जी हाँ दोस्तों, एक विधिक अधिकार है, लेकिन मतदाता की आयु निर्धारित है, यह एक संवैधानिक अधिकार। क्या गजब की बातें हैं दोस्तों। हमारे यहाँ जो अर्थात मतदाता दिए जाते हैं वो आयु के आधार पर है, एज के आधार पर है, ना तो धर्म, ना तो जाति, ना तो लिंग, ना तो वंश, ना तो क्षेत्र, ना तो भाषा। दोस्तों मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ आयु ध्यान में रखा गया है। आयु आपकी इतनी हो, इतनी से घटाकर इतनी हो, 18 वर्ष पूरी कर चुके हो आप कहानी। जी हाँ, जिस क्षेत्र में मतदान करना, जिससे मतलब कहने का मतलब जहाँ पर भी आपका वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है, उस क्षेत्र में आप जब मतदान होगा आप मतदान कर सकते हैं। जब भी मतदान होगा आप मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ से भी बातें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ से भी बातें आपको क्या हैं, देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं, ठीक है। एक संविधान संशोधन और हुआ था, जी हाँ दोस्तों, कौन सा, 84वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 84वां संविधान कब हुआ था, तो 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2001 में हुआ था। और इसके तहत हुआ क्या, इसके तहत ये हुआ दोस्तों कि अब, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और, ठीक है ना दोस्तों, और विधानसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। 2026 तक सीट नहीं बढ़ेगी, ये बातें आपको पता होना चाहिए था। यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखने को मिलता है कि क्या लोकसभा की सीट बढ़ाई जा सकती है जो जनसंख्या के आधार पर बढ़ती है, तो कहा गया भैया नहीं, रोक लगाइए। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, उत्तर भारत के राज्यों में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हुई, और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई दोस्तों तो दक्षिण भारत से आवाज़ उठना शुरू होता है। तो कहा गया भाई अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाया जाएगा तब फिर उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे ये राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर जनसंख्या बहुल क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इन पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया दोस्तों, कहा गया कि 84वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में होता है 2001 में। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि अब मतलब जो सीटें हैं अभी लोकसभा की और ना ही विधानसभा की, क्या है दोस्तों, 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। 2026 के बाद अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो फिर उसके बाद संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। संसद संशोधन करेगी और उसके बाद सीटें बढ़ना प्रारंभ होंगी, ठीक है। लेकिन 2026 तक चुपचाप बैठे रहिए, जिस राज्य में जितनी हैं उतनी लेकर के चलिए, ठीक है। यहाँ से बातें आप समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जी हाँ, जानने के लिए। चलिए दोस्तों, कुछ राज्य और उनकी क्या होती हैं लोकसभा सीटों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो योग्यता बोला गया कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका, 25 वर्ष पूरी कर
चुका हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, यहीं से प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष ही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका उल्लेख नहीं है, देखो कि संविधान में नहीं क्या है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख हो, ऐसा कहीं नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य भी क्या है, प्रधानमंत्री ही बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य तो ही ज़्यादा प्रधानमंत्री बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। अब अगर न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है तो प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है। यहाँ बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों इस तरह प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु हो जाती है वह क्या हो जाती है, 25 वर्ष हो सकती है। फिर आगे क्या लिखा है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, पद पर ना हो। जी हाँ दोस्तों, हमने बताया था लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, कौन नहीं होते। तो नहीं वाले याद कर लीजिए, बस नहीं वाले में याद रख लीजिए, राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, केंद्र के समस्त मंत्री, केंद्र के समस्त मंत्री लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ राज्य के मंत्री, जी हाँ दोस्तों, लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह आप इनको छोड़ करके नहीं, जो भी सरकार से, जी हाँ दोस्तों, जुड़े हैं सीधे, उनको क्या है, लाभ के पद माने जाते, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, या फिर दोस्तों सिविल सर्वेंट हो, या फिर अन्य सदस्य हों, ये सारे क्या होते हैं, लाभ के पद माने जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको यहाँ से भी बातें समझ में आ गई होंगी। और चौथा पॉइंट है पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। वैसे ये कहना तो उचित नहीं, लेकिन अब लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया। दोस्तों पागल व दिवालिया का मतलब क्या है कि जी हाँ दोस्तों, अब कोई पागल होगा अगर ऐसे घूमे, ये नहीं कहने का मतलब मानसिक रूप से ठीक हो। जी हाँ दोस्तों, कई लोग तो मानसिक रूप से ठीक भी रहते हैं तब भी लोकसभा में पागल जैसी हरकत कर देते हैं, कभी मिर्चा पाउडर डाल देते हैं, कभी गैस पाउडर डाल देते हैं, कभी चप्पल खींच के मारते हैं, कभी पेपर फाड़ देते हैं, कभी कपड़ा उतारना चालू कर देते हैं। तो ये सब क्या, ये सब एक पागल के ही तो लक्षण दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कहानी बनती है। अगर आप लोकसभा को देखिए, जब कभी बैठक होती है सदन की, लोकसभा या राज्यसभा, तो दोस्तों जैसे गांव में क्या होता है ना, कुत्ते और पिलई जो मतलब सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, बिल्ली और कुत्ते में जैसे लड़ाई, कभी कभी गुस्सा ना जाए, बिल्ली लड़ाई होती है, वैसे नज़ारा वहाँ देखने को मिल जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं भैया, आप खुद देख लीजिए सदन के कभी कभी जब कानून कोई पारित होते हैं, या फिर विपक्ष, जी हाँ दोस्तों, कोई विद्रोह करता है, या मतलब एक तरह से आवाज़ उठाना, विद्रोह का मतलब यहाँ आवाज़ उठाना किसी को लेकर के, तो कई बार अजीब अजीब हरकत होती है। जी हाँ दोस्तों, टेबल पर खड़े होकर के नहीं, जी हाँ दोस्तों, थपथपाना को लेकर के नहीं, बड़ी अजीब अजीब हरकत आप देखेंगे तो कहेंगे बाप रे, नहीं ये लोग हमारे कानून का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या करोगे, ये संविधान है, संविधान के अनुसार ही कार्य होता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जानना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सांसद होते हैं जिनको तो ये नहीं पता कि चलो ये मतलब बिल आया क्यों है, उनको बोल दिया गया कि आप आवाज़ उठाइए तो वो आवाज़ उठाना चालू कर देते, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो चिल्लाते रहते हैं बस, वो करके नहीं 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 ये है। तो ऐसे होता रहता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये संसद का सदन है, ठीक है, कभी देखिएगा नहीं दोस्तों, मज़ा आएगा आपको नहीं, जब संसद का सत्र चलता है तो प्लीज़ देखिएगा कैसे कानून पारित होता है, कैसे लोकसभा अध्यक्ष हैंडल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब संसद का सदन चलता है तो एक एक मिनट का, एक एक घंटे का जो खर्चा होता है वह अरबों रुपए में होता है। मामूली बातें नहीं है दोस्तों इतना बड़ा धन खर्च करना। लेकिन वही लोग जब क्या होता है 2-2, 3-3 दिन सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं दोस्तों, तो फिर बहुत देख करके दुख भी होता है। जी हाँ, विपक्ष का होना मजबूत बहुत ज़रूरी है, आवाज़ भी उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा समझ करके, ठीक है, ये बातें समझना चाहिए था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों योग्यता को लेकर के दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब जी होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए हों या फिर कोई ऐसा कार्य कर दिए हों कि उनको, जी हाँ दोस्तों, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तो दोस्तों बाहर करना, ये बातें आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ राज्य और लोकसभा की सीट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बने हैं, कुछ राज्य और उनकी लोकसभा सीट, कुछ राज्य और उनकी लोकसभा सीट। कुछ राज्य में जैसे क्या है दोस्तों, आप इन्हें याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं दोस्तों सर्वाधिक लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक लोकसभा सीट, सर्वाधिक विधानसभा सीट, सर्वाधिक राज्यसभा सीट। कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है वह कौन सा राज्य है जहां लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद सब में वह सर्वोच्च है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो वह उत्तर प्रदेश से ही नज़र आएगा। ये बातें आपको समझ लीजिए। कहने का मतलब वो पूछ रहा है सीट को लेकर के, क्या पूछ रहा है, सीट को लेकर के पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में कितना है दोस्तों, तो 48 है। महाराष्ट्र में कितना है, 48 है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितना है, 42 है। फिर इसके बाद बिहार, जी हाँ दोस्तों 40 है। आजकल जो प्रश्न का ट्रेंड डेवलप हुआ है वह याद रखिएगा दोस्तों, अब प्रथम को लेकर के बहुत कम पूछ रहा है, प्रथम को लेकर के अब बहुत कम पूछ रहा है। अब ज़्यादातर प्रश्न दूसरे से पूछ रहा, तीसरे से पूछ रहा है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। जब चुनावी मुद्दे बने रहते हैं तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल एक ट्रेंड और डेवलपमेंट है कि दे करके, जी हाँ, मिलान करवाने के लिए भी दे दिया जाता है कि आप सुमेलित करिए। अब आपको अगर पता है तो सुमेलित करिए, नहीं पता है तो मत कर पाइए। और क्या दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुजरात में जो है दोस्तों 26 है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। गुजरात में कितना है, 26 है। फिर आपके है दिल्ली में कितनी है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, तो 7 है। जम्मू कश्मीर में कितना है दोस्तों, तो आपके 5 है। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले जाते हैं। दिल्ली में 7 है ना, जी हाँ दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा नहीं। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं, जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार बातें हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा नहीं। तो दोस्तों ये हमने कुछ बताया, बाकी आप लोग देख सकते हैं आगे। लोकसभा चलते हैं दोस्तों, इसके कार्यों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं लोकसभा के। जी हाँ दोस्तों, क्या है महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या कार्य भी लिख सकते हो यहाँ पर, संबंधित तथ्य या कार्य दोनों चलेंगे। यहाँ दोनों को लेकर चलते हैं, कार्य को भी लेकर के चल रहे हैं साथ में। तो दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण तथ्य या कार्य, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि जी हाँ दोस्तों, धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक हमेशा, ठीक है, हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। लोकसभा में ही
पेश किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो धन विधेयक है, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, कहाँ है? 110 में है। और साफ साफ लिखा है कोई भी धन विधेयक है इसका निर्धारण, जी हाँ, कोई भी विधेयक धन विधेयक है इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की धारा 1 के तहत राष्ट्रपति अपना इस पर पहले ही स्वीकृति दे देते हैं। जी हाँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है दूसरा पॉइंट क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण हमेशा लोकसभा में ही रखा जाएगा। पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा, पहले याद रखिएगा, रखा जाएगा। और ये क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसको बोलते हैं बजट। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण हमेशा कहाँ रखा जाएगा दोस्तों? कहाँ? लोकसभा में ही रखा जाएगा। अच्छा, धन विधेयक और बजट पर बहस करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अच्छा, 51वां संविधान संशोधन 2003 हमने बताया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 में लोकसभा में, जी हाँ दोस्तों, जो मंत्री परिषद की संख्या होती है उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि 15% से अधिक नहीं होगी कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। पहले ये जो होती थी लगभग 83 होती थी, अब वर्तमान में वही 81-82 के आसपास आएगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो मंत्री परिषद में सदस्य संख्या होती है वो लोकसभा के सदस्यों से ही होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है दोस्तों? जो संयुक्त बैठक है। ठीक है, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक को आप जानते हैं दोस्तों, संयुक्त बैठक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इसको आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 118 की धारा 4 के अनुसार, 118 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष, कौन? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक क्या है दोस्तों? जब सदन के अंदर दोनों सदनों के बीच में क्या हो जाए? सदनों के बीच में मतभेद नजर आए, मतलब गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो किसी बिल या विधेयक को लेकर के, तब यह लाया जाता है। इसके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली थी ना, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत शानदार है। अगला क्या है दोस्तों? अगर लोकसभा के सदस्य, अगर लोकसभा के, अगला पॉइंट है, अगर लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के 1/10 सदस्य, ठीक है, 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या फिर सदन चल रहा हो तो अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखते हैं, तो जो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कहने का मतलब अनुच्छेद 352 लगा है, अनुच्छेद 352 लगा है, तब उसको हटाने से संबंधित क्या है? प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होता है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। यहाँ से भी बातें समझ लीजिएगा। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इनको प्लीज जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जी हाँ दोस्तों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को कई बार मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणपूर्ति के बारे में। अगर आपने गणपूर्ति का नाम सुना है, जी हाँ दोस्तों, गणपूर्ति या कोरम, ठीक है, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति का मतलब होता है न्यूनतम सदस्य संख्या सदन के संचालन के, न्यूनतम सदस्य संख्या सदन के संचालन के, सदन के संचालन के लिए, संचालन के लिए। अब देखिए दोस्तों, न्यूनतम सदस्य संख्या सदन के संचालन के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों वह कितनी सदस्य संख्या चाहिए कि जिससे सदन का संचालन हो जाए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा में जो थी दोस्तों वह कितना, अर्थात 55 थी, याद रखिएगा। और राज्यसभा में जो थी वह कितनी थी सदस्य संख्या गणपूर्ति का? 25। कहने का मतलब ये क्या है दोस्तों, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा में 55 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो उस दिन सदन की कार्यवाही होगी, और अगर नहीं होते हैं तो दोस्तों इससे कम आते हैं तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। इसी तरह राज्यसभा में भी दिया गया है, इसी तरह राज्यसभा में भी दिया गया है। तो राज्यसभा के लिए तो ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पर 1/10 का मतलब क्या होता है कि इस समय लोकसभा में 543 सदस्य संख्या, कितना है? 550 है ना। तो चलिए ठीक है, कुल 550 है। तब भी दोस्तों आपको जो पता होना चाहिए दोस्तों, 1/10 है तो 55 सदस्य तो ही निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न जहाँ से बनता है दोस्तों वह देख लेते हैं क्या है। जैसे एक आपने सुना होगा प्रश्नकाल, क्या सुना होगा? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, जी हाँ दोस्तों, तो एक तरह से क्वेश्चन जो हावर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं कि प्रश्न क्या काल क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों, शून्य काल क्या होता है, या फिर आपका तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपने देखा होगा जो आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आज उन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर प्रश्न काल क्या होता है, ठीक है ना, प्रश्न काल क्या होता है, याद रखिएगा। नहीं चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, प्रश्न जो होते हैं, जो मेन होता है प्रश्न काल, तो नाम ही है प्रश्न काल, अर्थात प्रश्न पूछने का जो समय, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सदन का प्रथम घंटा माना जाता है 11 से 12, याद रखिएगा दोस्तों, सुबह, वह याद रखिएगा यानी प्रश्नकाल का माना जाता है। और प्रश्न जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो मेन होते हैं दोस्तों उनमें से तारांकित प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा। फिर तारांकित, माफ़ी चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा फ़ोन आ गया।
तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न। फिर उसके बाद अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ठीक है, अतारांकित प्रश्न। फिर दोस्तों पूरक प्रश्न तीसरा याद रखिएगा, पूरक प्रश्न होते हैं, ये जानना चाहिए आप लोग। और चौथा जो होता है दोस्तों वह अल्प सूचना, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न होता है। कौन सा चौथा होता है? अल्प सूचना प्रश्न। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अब बात यह आती है, जी हाँ दोस्तों, कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे क्या हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नहीं, चलिए दोस्तों, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर, जी हाँ, जो मंत्री होता है संबंधित वह मौखिक रूप से देखता है। इसमें तारे का निशान लगा होता है, स्टार का निशान लगा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न जिसमें संबंधित मंत्री, जी हाँ, मौखिक रूप से उत्तर देता है, उसको कहा जाता है तारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिनमें संबंधित मंत्री को लिखित रूप से क्या होता है दोस्तों, प्रश्न के आंसर देने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में 2 बहुत महत्वपूर्ण अंतर। एक में, जी हाँ, जहाँ तारांकित में मौखिक आंसर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है, तो वहीं पर यहाँ लिखित रूप से आंसर देता है मंत्री। और यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, पूरक प्रश्न किया जा सकता है, यहाँ पर पूरक प्रश्न नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर भी हैं आपको नहीं, जी हाँ। और अगला क्या है दोस्तों? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब प्रश्न पर प्रश्न कई प्रकार के किए जाते हैं तो उसको पूरक प्रश्न कहा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें तात्कालिक किसी विषय पर, तात्कालिक किसी विषय पर क्या होता है, सूचना पूछना होता है, तो इसको कहा जाता है आपके नहीं, जी हाँ दोस्तों, तारांकित नहीं, अल्प सूचना प्रश्न। जी हाँ, किसी विषय पर तात्काल प्रश्न पूछना हो तब यह बातें निकल करके सामने आती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं शून्यकाल। प्रश्न के बाद शून्यकाल को ले लेते हैं। शून्य काल, जी हाँ दोस्तों, शून्य काल का जो समय पहले था वह 12 बजे से 1 बजे के बीच था, लेकिन दोस्तों अभी नए आए डाटा के अनुसार इसका समय 1 बजे से, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे कर दिया गया है, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे कर दिया गया है। और शून्य काल में, जी हाँ दोस्तों, जो तात्कालिक विषय होते हैं, ठीक है, तात्कालिक या चर्चित विषय, ठीक है, या चर्चित विषय उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब उन पर बहस होती है, ठीक है, बहस होती है या फिर चर्चा होती है, बहस होती है या चर्चा होती है, ठीक है, चर्चा होती है, ठीक है, होती है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से देख लीजिएगा, जो सदन चलता है वह सप्ताह में 5 दिन चलता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो जो अर्थात सदन चलता है, ठीक है, सदन सप्ताह में 5 दिन चलता है, याद रखिएगा, 5 दिन चलता है। और 5 दिन जो चलता है वह सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। कब? सोमवार से शुक्रवार तक चलता है, याद रखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, जो शुक्रवार का दिन होता है, याद रखिएगा नहीं,
उस पर गैर सरकारी सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का या बातें रखने की बातें की जाती है। गैर सरकारी है सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी है सदस्य भी जा सकते हैं, हम आप भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कैसे क्या होता है, तो वह भी अपनी बातें रखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप जानते ही होंगे कि यह बहुत शानदार है, ठीक है दोस्तों, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, जो हमने प्रश्न काल पर पूछा था, बातें की थी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा प्रश्न काल पर देख लीजिएगा कि क्या अचानक से नहीं कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न पूछने से याद रखना, कम से कम 10 दिन और अधिकतम से अधिकतम कोई भी 10 दिन और अधिकतम से अधिकतम 21 दिन के, जी हाँ दोस्तों, पहले सूचना देता है कि हमको इस विषय पर प्रश्न पूछना है। ऐसे नहीं कि गए और प्रश्न पूछ लिए, जी नहीं दोस्तों, आदमी को तैयार तो होने दोगे। जैसे इंटरव्यू होता है तो ये नहीं कि इंटरव्यू डेट कल आई और परसों इंटरव्यू डेट ना। जी हाँ दोस्तों, समय देते कि आप मेंटली तैयार हो जाइए, आप भैया परीक्षा लेने वाले हैं। तो 10 दिन से 21 दिन का समय होता है, 10 दिन न्यूनतम, अधिकतम 21 दिन के बीच में ही जो है दोस्तों सूचना दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हम आपको एक बात और बता दें, बताना हमें अच्छा लग रहा है कि जो 2 अल्प सूचना प्रश्न होते हैं उनमें 10 दिन से कम होता है। अल्प सूचना प्रश्न के लिए क्या होता है दोस्तों, अल्प सूचना प्रश्न के लिए 10 दिन से भी कम समय लिया जाता है, ठीक है, 10 दिन से भी कम समय लिया जाता है। तो यहाँ से भी आप प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं संसद से संबंधित जहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक नाम सुना होगा, लोक लेखा समिति। कहाँ भैया? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा गठित की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो मेन होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुल 22 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक तरह से जो 15 सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं, और जो 7 सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष को मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, जी हाँ, जो 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों प्राक्कलन समिति। अच्छा, इसे प्राक्कलन समिति की बहन भी कहा जाता है, प्राक्कलन समिति की बहन। प्राक्कलन समिति इसी की बहन है, प्राक्कलन समिति, और इनमें मतलब बहन का इसी की बहन है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, बहन है। चलिए, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्राक्कलन समिति में आपको पता होना चाहिए 30 सदस्य होते हैं, और ये कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। साथ ही दोस्तों इसके भी अध्यक्ष को याद रखना, कौन? लोकसभा अध्यक्ष ही इसके भी प्रमुख हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरह दोस्तों यह सबसे बड़ी समितियों में से एक है, सबसे बड़ी समितियों में से एक है, सबसे बड़ी समितियों में से एक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न देखे जाते हैं, प्राक्कलन समिति को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसको हमने आपको बता दिया है, जी हाँ दोस्तों। और यह अस्थाई एवं सबसे बड़ी समिति होती है, यह अस्थाई एवं सबसे बड़ी समिति होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने देखा कि जितनी भी लोकसभा से संबंधित बातें होनी चाहिए थी, हमने आपको उन्हीं एक एक सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार था जो आपके सामने बातें किया। जी हाँ, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते थे, इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों सारा पार्ट जो इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट हमको लगे उन पर हमने चर्चाएं की हैं संसद से संबंधित, वो भी लोकसभा से संबंधित। तो आज यहीं पर दीजिए हमें बहुत इजाज़त। जी हाँ दोस्तों, प्यार भरा और फिर मिलेंगे हम लेकर एक शानदार आयाम आपके सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों जाते जाते एक बात ज़रूर करूँगा, जो लोकसभा में राज्यों के लिए सीटें हैं उनको सभी को आप देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा क्रम से भी। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों के जैसे आप केरल का याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु का याद कर लीजिएगा, असम का याद कर लीजिएगा, उड़ीसा का याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।